नेक्स्ट हमको पढ़ना है सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसके बारे में। भाग 12 में आता है सेंट्रल स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन। आर्टिकल 265 में कह रहा है कि टैक्स जो है बिना जब तक लॉ बनाए जो उसको टैक्स को नहीं लगाया जा सकता है। टैक्स सचिन आका, सचिन से हो गया संचित निधि, यानी कि जो होता है कंसोलिडेटेड फंड में से जो रुपया जो जब तक पार्लियामेंट से परमिशन नहीं हो तब तक उसमें से नहीं निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड में से। टैक्स हो गया कि बिना टैक्स जो बिना नियम बनाए नहीं लग सकता है। सचिन आका से हो गया आकस्मिक निधि, यानी कि जो कंटिजेंसी फंड होता है, जो इमरजेंसी का फंड होता है, जो 500 करोड़ रुपया होता है, ये जो है प्रेसिडेंट के परमिशन से निकल सकता है। कंटिजेंसी में से प्रेसिडेंट के परमिशन से निकल सकता है। कहता है 280 इसको DSC भी कर सकते हैं, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। DSC हो गया। अभी जो राज्य को 41% टैक्स का आय मिलता है। फाइनेंस कमीशन जो है वो संवैधानिक पद है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। फाइनेंस कमीशन 5 फाइनेंस कमीशन में जो है 5 को सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल भी जो है फाइनेंस कमीशन का 5 साल के लिए होता है। अभी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, जो है अरविंद पनगड़िया 16वां अभी तय हो गया है। उसका अध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया नाम है। PM किसका अध्यक्ष होता है उसको कहते हैं योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन का, यूनिटी काउंसिल का और इंटर स्टेट काउंसिल का। प्लानिंग कमीशन का जो एकता बनाए रखे और अंतर्राज्यीय परिषद तीनों का जो है अध्यक्ष जो है PM होता है। क्षेत्रीय परिषद होता है, रीजनल होता है, उसका हेड जो होता है अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, क्षेत्रीय गृह मंत्री। यही एकता परिषद जिसका अध्यक्ष PM जो होते हैं वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें 100 सदस्य होते हैं। इसका स्थापना जो है 1961 में किया गया था एकता परिषद का। आर्टिकल 315 में आता है UPSC। तो और भी आर्टिकल देखते हैं। जैसे आर्टिकल 270 में आता है टैक्स तो केंद्र लगाता है, उसका बंटवारा जो है स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में होता है। टैक्स केंद्र लगाता है लेकिन उसका बंटवारा जो है स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में होता है। 312 में फिर देखते हैं इसमें अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IAS, IFS, IPS तीनों आता है। IAS, IFS, IPS तीनों के तीनों आता है। AS, AFS और IPS इसे आता है। 315 में हो गया UPSC। 317 में हो जाता है UPSC और SPSC में हटाने की प्रक्रिया जो 317 में हटाना। 317 में, 315 में UPSC, 312 में अखिल भारतीय। 12, 315, 217 ये सब UPSC वाला हो गया। 270 में वही था कि टैक्स लगाया गया सेंटर, लेकिन इसका बंटवारा जो है स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में होगा। SPSC जो होता है उसका अपॉइंटमेंट तो करता है कौन? गवर्नर उसका अपॉइंटमेंट करता है। अगर टेन्यूर कितना दिन के लिए करते हैं? 6 साल या 62 साल। 6 साल या 62 साल, जो मतलब 62 साल पहले पूरी तो 62 साल पर हट जाएंगे, नहीं तो 6 साल के लिए होता है। चेयरमैन और सदस्य लोगों का SPSC का। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है PSC, इसका गठन जो है 1926 में सबसे पहले जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1919 में ली आयोग के द्वारा लाया गया था। ली लोगी नबकोड़ी लोगी अपना गठन पब्लिक सर्विस कमीशन के ली आयोग आया था 1919 के काउंसिल एक्ट में। इसको उसी के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया। अभी जो IAS, IPS और IFS जो है, IFS जो 1 सेवा, ये 3 जो है अखिल भारतीय सेवा है। ये जो है आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा है। ये सब जो UPSC के जो मेंबर होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो PM के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। PM के सलाह पर करते हैं। इनका जो टेन्यूर होता है 6 साल या 65 होता है। SP में 662 था, यहाँ पे 665 है। अब इनको हटाया कौन सकता है? तो इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पर, और वहाँ पे मतलब मिसकंडक्ट पाया जाता है तो कौन हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे। यहाँ पे है कि जब ये लोग जो है अपने पद से त्याग दे देंगे तो दूसरे में कोई भी दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वही है कि 312 में IAS, IFS है। अखिल भारतीय सेवा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? सब कुछ काम नियमन से करना है। 3 2 का 5 करना चाहिए, लेकिन 3 2 का 4 करता रहेगा, गड़बड़ काम कराया निर्वाचन आयोग। ये 3 सदस्य का होता है। इसका भी नियुक्ति PM की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ इसका भी नियुक्ति जो था UPSC का भी नियुक्ति PM की सलाह पर राष्ट्रपति करते थे। इनका भी कार्यकाल UPSC जैसा ही 6 साल या फिर 65 साल जो दोनों रहता है। जो दूसरे निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं उनका जो हेड होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति जो है पद से हटा सकता है।
निर्वाचन आयोग का काम क्या है? निष्पक्ष चुनाव में संबंधित नियंत्रण, निर्देश या पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। जो इलेक्शन कमीशन जो है वो शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाता है। ये इसके तहत क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है, इंश्योर किया जाता है कि उसमें मसल पावर यानी बाहुबली, धन पावर, कास्ट, जाति, धर्म, क्षेत्र, इस सब के बेसिस पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाए। जो मेन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिसके इलेक्शन कमीशन के घटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। जो बाकी 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको हटाया जा सकता है। तो कौन हटवा सकता है? जो मेन होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति जो पद से हटा सकता है। इसी जिले में जो निर्वाचन का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो डीएम होता है। इलेक्शन का जो कैंपेनिंग है वो इलेक्शन ख़त्म होने के 48 घंटा पहले और इलेक्शन शुरू होने के 36 घंटा पहले जो प्रचार प्रसार जो है रोक दिया जाता है। ये नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है? नेशनल पार्टी बनने के लिए देखिए क्या क्या कंडीशन है। नेशनल पार्टी बनना है तो सबसे पहला कंडीशन है कि पिछले 4 गो राज्य में, अगर लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें 4 गो राज्य में जो वैलिड वोट है उसका 6% वोट आपको मिलना चाहिए। 4 गो राज्य के वैलिड वोट का 6% वोट आपको मिलना चाहिए और कम से कम 4 लोकसभा सीट भी जीतना होगा। 4 राज्य में जो वैलिड वोट है उसका 6% मिलना चाहिए। 4 गो लोकसभा सीट भी जीतना चाहिए। अगर आप 4 या 4 से ज़्यादा राज्य में जो स्टेट पार्टी भी और आप बन गए हैं तो वही आप जो है एक तरीके से राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी बन सकते हैं। और क्षेत्रीय रीजनल पार्टी के लिए 8% वैलिड वोट चाहिए, विधानसभा में 8%। अभी जो है 6 गो जो है नेशनल पार्टी है। 6 गो नेशनल पार्टी में कौन कौन है? एक तो हमारा कांग्रेस हो गया, एक बीजेपी हो गया, उसके बाद एक बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी, 3 गो हो गया। उसके बाद एक सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट वाला वो है। आम आदमी पार्टी है, सीपीआई 3, 4, 5 और छठा जो है नेशनल पीपल्स पार्टी है एनपीपी। बस एनसीपी नहीं है, आईएनसी, बीजेपी, एनपीपी, बीएसपी, सीपीआई है और आप है। अभी 6 हुआ टोटल में। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन का समय देता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 से दल बदल, 10 से 10 10वां भाग में पड़ता है दल बदल। इससे 52वां संशोधन हुआ 1985 में पीएम राजीव गांधी के समय में, उसी से इसको जोड़ा गया। 52वां संशोधन जो 1985 में राजीव गांधी के समय में 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। इसे 10वीं में और दल बदल कानून के आधार पर पहला बार जो है राजनीतिक दल को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला। राजनीतिक दल को इसी कानून के आधार पर मिला। दल बदल कानून कब लागू होगा? पार्टी बदल लागू होगा जब पार्टी बदल लेगा कोई। निर्दलीय सदस्य अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया तो उस पर भी दल बदल लग जाएगा। निर्दलीय सदस्य अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया तो उस पर भी दल बदल लग जाएगा। कोई अपने पार्टी से जो है रेजिग्नेशन दे रहा है, त्याग पत्र दे रहा है, उस पर भी जो है दल बदल लग जाएगा रेजिग्नेशन देने पर। और कोई मतदान से अनुपस्थित रह रहा है उस पर भी दल बदल लग जाएगा। पार्टी के कोई निर्देश है उसके अगेंस्ट जाए कोई वोटिंग कर दे रहा है उस पर भी दल बदल लग जाएगा। ऐसे दल बदल लागू होगा। पार्टी बदल लेने पर निर्दलीय पार्टी ज्वाइन कर ले, पार्टी से त्यागपत्र दे, मतदान से अनुपस्थित रहे, पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट जाके वोटिंग कर दे। नियम अनुसार दल बदल लागू कब नहीं होगा? दल बदल लागू नहीं होगा गठबंधन होने पर दल बदल लागू, पार्टी से निकाल देने पर भी दल बदल लागू नहीं होगा। और 2/3 सदस्य त्याग पत्र दे दे या फिर 2/3 सदस्य जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, 2 पार्टी के विलय हो जाए तब भी जो है इस सब पर दल बदल नहीं लगता है। 338 SC ST दोनों मिल के 8 बना दिया। 3 से SC ST दोनों मिल के 8 बना दिया। 3 से 338 में SC आयोग, 338 से कम में ST आयोग। SC आयोग आया था 65वां संशोधन करके 1990 में। ST आयोग आया था 89वां 2003 में। 2003 में ST आया था। SC 65वां 1990 में आया। 340 आर्टिकल 340 में हो गया 340 से OBC भी 0 से जुड़ा था। OBC पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर और मंडल आयोग इसी में है। 340 में ही मंडल आयोग काका कालेकर आया हो। OBC पिछड़ा वर्ग 340। सबसे पुरानी जो जनजाति है वो जाखा है। जाखा जनजाति अंडमान में जो जाखा वो सबसे पुरानी जाखा सबसे पुरानी। सबसे खतरनाक है सेंटेलीज। सबसे ज़्यादा SC जो है यूपी में है। सबसे ज़्यादा ST जो है MP में। SC सबसे ज़्यादा यूपी में, ST सबसे ज़्यादा MP में। सबसे बड़ा कोई जनजाति है तो भील जनजाति है। भील जो है वो सबसे बड़ा है। दिवाली को शोक के रूप में कौन है? थारू मनाता है जनजाति।
मातृत्वात्मक मतलब कि मेनली नहीं होता है कि जैसे कि दहेज शादी के बाद लड़का और लड़की के घर चले जाता है उसको मातृत्वात्मक मतलब कि लड़की को ज़्यादा महत्व है खासी नायर में। खासी नायर जो है मातृत्वात्मक है। भाग 17 में आता है राजभाषा। राष्ट्रभाषा तो यानी कि अभी तक कोई नहीं है, लेकिन एक लोकप्रिय भाषा हम लोग का देश में वो हिंदी है। राजभाषा जो अपने राज्य लोग अपने भाषा रखते हैं उसको राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा दो प्रकार का होता है, एक ऑफिशियल पेपर वर्क के लिए, एक है संघ की राजभाषा है और राज्य की राजभाषा। राज्य संघ अपना राजभाषा रख सकता है, राज्य भी अपना राजभाषा रख सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है 3043 में करेंगे संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी। 3-4-3 यानी राजभाषा हिंदी होगी। 3-4-4 राजभाषा आयोग है। राजभाषा आयोग इसका प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेड़ थे। 3-4-4 जो है राजभाषा आयोग है उसका अध्यक्ष जो है बीजी खेड़ थे। 345 में राज्य की राजभाषा बिहार की हिंदी और उर्दू है। जम्मू कश्मीर की उर्दू और हिंदी है। उत्तराखंड की हिंदी और संस्कृत है। नागालैंड का इंग्लिश है। आर्टिकल 348 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा जो होगी इसमें अधिसूचना अध्यादेश सब आएगा वो सब अंग्रेजी होगी। 350 के क में कहता है कि प्राथमिक शिक्षा जो मातृभाषा में दिया जाएगा। 350 के ए में है कि प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। 351 में है कि राज्य जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करते हैं। 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करना है। भारत की लिपि जो है देवनागरी है। 43 में हुआ संघ की राजभाषा हिंदी। 44 में राजभाषा प्रथम अध्यक्ष बीजी खेड़। 45 में राज्य की राजभाषा। 45 में गया राज्य की राजभाषा। 48 में गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो भी काम दाम होगा सब अंग्रेजी में ही होगा। 350 की में है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। 51 में है कि राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करना। भारत की लिपि जो है देवनागरी है। तो होता है क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा जो 1500 BC से पुराना जो भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा है उसकी संख्या जो है 6 गो है। उसका नाम है TTM-KOS तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ ओडिया और संस्कृत। TTM तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ ओडिया संस्कृत। 8th शेड्यूल में 22 को भाषा की चर्चा है। 8वां शेड्यूल में 22 को की चर्चा है। शुरुआत में जो 14 को चर्चा था इसमें 3 पहले 14 को 3 को संशोधन करके टोटल 8 को ऐड करके 22 को पहुँचाया गया है। उसी तीनों संशोधन के बारे में देखते हैं। तो 21 पहला हुआ और 71 में जो है 3 भाषा है। 21 में 1 भाषा, 71 में 3 भाषा। 21 में 1 भाषा, 71 में 3 भाषा। 21 में 1 हुआ सिंधी, 71 में 3 हुआ नेपाली मणिपुरी कोंकणी। नेपाली मणिपुरी और कोंकणी है। इसको नमक से भी याद रख लेते हैं। पहले में से हिंदी याद है नमक नेपाली, न से नमक नेपाली मणिपुरी और क से कोंकणी है। उसके बाद दोनों को ऐड कीजिए। 21 में कहता है ऐड कीजिएगा 92 आएगा। 1 में 3 ऐड कीजिए 4 आएगा। तो 92वां संशोधन में टोटल 4 को भाषा आया। BDSM बोडो डोगरी संथाली मैथिली BDSM। इंटर स्टेट काउंसिल के बाद इंटर स्टेट काउंसिल जो कि आर्टिकल 263 में 263 में 263 में आता है इंटर स्टेट काउंसिल। ये सरकरिया कमीशन के सिफारिश पे सरकरिया कमीशन के रिकमेंडेशन 1990 में बना था। सरकरिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसका अध्यक्ष जो होता है PM होता है और सभी राज्य का CM जो इसका सब मेंबर होता है। हेड होता है PM और मेंबर होता है CM। ये काउंसिल बनना जो था वो जो रिश्ता होता है स्टेट और सेंटर का उसके रिश्ता को मजबूत करने के लिए बना था। आपातकाल हमको पढ़ना इमरजेंसी आर्टिकल 352 से 360 तक। आपातकाल कब लाया जाता है, किस लिए लाया जाता है? तो नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बचाने के लिए। एक इमरजेंसी के समय क्या होता है कि जो फेडरल सिस्टम होता है उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। हृदयनाथ कुंज जो है आपातकाल को संविधान के साथ घोषणा का हृदयनाथ कुंज जो आपातकाल को संविधान के साथ घोषणा करें हैं। आपातकाल जो 3 प्रकार का होता है। पहला आता है राष्ट्रीय आपात, इसको कि नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। ये कब आता है? जब वार के समय में या फिर वही लड़ाई झगड़ा वाला जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है तब जाके नेशनल इमरजेंसी लाया जाता है। और 44वां अमेंडमेंट करके 44th अमेंडमेंट से क्या हुआ कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो लगाई थी 1975 में, वो क्या नाम था, इंदिरा गांधी, उस प्रकार से इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला राष्ट्रीय आपात लगाने का जो है वो ख़त्म कर दिया गया 44th अमेंडमेंट लाकर। ये इसको जो है राष्ट्रपति लागू करते हैं, लेकिन लिखित सिफारिश मंत्रिमंडल से रिटन में चाहिए तभी जगह होगा। संसद को 30 दिन के भीतर 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसको पारित या फिर अनुमोदित करने के लिए। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति आपात को वापस ले जाता है। जब मंत्रिमंडल सलाह देगा तब आपातकाल को वापस ले जाता है। लोकसभा जो है
वही उसको 14 दिन पहले सूचना देना होता है कि हम लोग इसको आपातकाल को जो हटाने वाले हैं, उसके बाद जो इसको हटाया जा सकता है 14 दिन पहले सूचना देकर। आर्टिकल 353 में क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आर्टिकल 20 को छोड़कर सब जो फंडामेंटल राइट होता है उसको हटा दिया जाता है। आर्टिकल 359 के हिसाब से देखिए, आर्टिकल 352 लगते हैं, 358 आगे क्या करता है, 52 लगते हैं, 358 आएगा और आर्टिकल 19 की जितना भी पावर होता है उसको खत्म कर देगा। और 359 आएगा और 20 को आर्टिकल 20 को जो है बचा लेगा। 359 20 को बचाता है और 358 जो है 19 को उड़ा देता है। राष्ट्रीय आपात लगते हैं जब विधानसभा जो है वो निलंबित होता है। संसद जो है राज्य सूची में कानून जो स्टेट का भी जो रूल्स वगैरह होता है वो कौन बनाता है, यही बनाता है। स्टेट लिस्ट में वाला भी कानून जो है संसद ही बनाता है, पार्लियामेंट ही बनाता है। 354 में कि राष्ट्रपति जो है वित्तीय नियम में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि जो राज्यों को 41% धन टैक्स दिया जाता है उसमें भी कटौती किया जा सकता है, राष्ट्रपति के हाथ में है। जो भी बाहरी आक्रमण होगा उससे राज्यों का रक्षा जो है वो केंद्र का काम हो जाएगा, केंद्र उसको संभालेगा। 356 में क्या होगा, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लाया जाता है। 356 में यह जो है राजकीय शासन होता है, जो राज्य में जो लगता है राष्ट्रपति का शासन उसको कहा जाता है। तो राष्ट्रपति शासन होता है, राजकीय आपात होता है। 160 दिन के भीतर संसद को साधारण बहुमत से पारित करना होता है, साधारण बहुमत चाहिए इसके लिए। 357 में राष्ट्रपति शासन का इसका प्रभाव कैसे, 352 में होगा, 353 में उसका प्रभाव होता है, इसका प्रभाव देखते हैं। 55 का ठीक है कि कूदत भाग जाएगा, नहीं भाई, राज्य को भी आप केंद्र को भी बचाना होगा। विधानसभा निलंबित हो जाएगा, मूल अधिकार निलंबित हो जाएगा। राज्य का बजट जो है संसद में प्रस्तुत होने लगेगा। कहते हैं वित्तीय आपात 360 में जो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लाते हैं, 60 दिन के भीतर साधारण बहुमत से इसको पास करना होता है। इसमें राष्ट्रपति के छोड़कर सभी के कर्मचारियों का वेतन काट जाता है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी को 6 महीना करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है उसको 6 महीना करके 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन जो है एक बार पास हो जाने के बाद तब तक लागू रहता है जब तक इसे वापस नहीं लिया जाए। ये 352 और 356 राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन जर्मनी से लिया गया, क्योंकि वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अमेरिका से लिया गया। 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी जो है वो नेशनल इमरजेंसी का दुरुपयोग की थी। 42वां इमरजेंसी 1976 द्वारा। 44वां संशोधन करके 1978 में 44वां संशोधन किया गया और मोरारजी देसाई जो है इस दुरुपयोग को समाप्त कर दिए। सबका एक जगह समरी देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 मंत्रिमंडल जो है लिखित, इसमें लिखित में देना होता है और इसको लागू जो है तीनों को तो लागू राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका अनुमोदन के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 30 दिन में, नई लोकसभा 30 दिन इसको पालेगा। 6 महीना करके इसको अनंत काल तक के लिए रखा जा सकता है, 6 महीना करके। जो राजकीय है 356 में, ये मौखिक में है। 360 जो वित्तीय है वो भी मौखिक में है। मौखिक में दोनों राष्ट्रपति को साधारण बहुमत 60 दिन 30 दिन, इसको 60 दिन 30 दिन, 60 दिन 30 दिन, 6 साल का महीना करके 3 साल के लिए एक बार जब लगा दीजिए, उसको जब तक वापस नहीं लीजिएगा तब तक लगा ही रहता है वित्तीय। ये जो 6 महीना करके 3 साल के लिए 30-30 60-30 60-30। भाग 20 में संशोधन अमेंडमेंट जो कि दक्षिण अफ्रीका से दिया गया है। संशोधन साउथ अफ्रीका से, संशोधन साउथ अफ्रीका से। संशोधन का प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये जो संशोधन है इसे संसद कर सकता है, इसको पारित नहीं हुआ, एक सदन पारित करिए दूसरा सदन नहीं पारित किया तो जो है वाइड बन जाएगा, विधेयक संशोधन विधेयक शब्द हो जाएगा। संविधान सभा में अम्बेडकर जी बोले थे कि नहीं तो हम इसको इंग्लैंड के समान लचीला बना रहे हैं, नहीं अमेरिका के समान कठोर बना रहे हैं। जो व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है वो इसमें संशोधन करके बहुमत की आवश्यकता से संशोधन कर सकते हैं। संशोधन तो 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण के लिए 1/2 चाहिए। इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी नहीं चाहिए। यह संशोधन नाम का एक मामूली सुधार होता है, इसलिए इसको आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। 368 में जो है अमेंडमेंट का बात है आर्टिकल 368 में, इसीलिए इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया कि इसको साधारण बहुमत साधारण बहुमत से क्या क्या इसमें बदलाव होता है। वेतन में वृद्धि हो जाएगा, राज्य में परिवर्तन आर्टिकल 3 में आता है, राज्य का बॉर्डर में परिवर्तन इसी में आता है। वैसे नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना हो, आर्टिकल 169 में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना हो, स्टेट का बॉर्डर बदलना हो। फिर अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है। जो अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8, 1 के बाद 2 फिर 5, 6 फिर 8, 1, 2, 5, 6, 8 में जो है साधारण बहुमत से होगा। आर्टिकल 169 में भी जो विधान परिषद नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना हो विधान परिषद। आर्टिकल 3 में भी जो वर्तमान में परिवर्तन होगा, वेतन वृद्धि होगा, ये सब जो है इसी संशोधन से होता है। कहता है स्पेशल मेजोरिटी इसका 2/2 चाहिए। ज़्यादातर जो संशोधन होता है इसी विधि द्वारा किया जाता है।
ये विशेष बहुमत जो स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। जैसे कि मूल अधिकार का भाग 3 और DPSC भाग 4, 3 और 4 में जो है इसी के द्वारा होता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। 1, 2, 5, 6 और 8 में जो साधारण से होता है, 3, 4 में होता है इसके स्पेशल मेजोरिटी से। उसके बाद आता है विशेष बहुमत प्लस आधी से अधिक राज्य की सहमति। ये सबसे कठोर है। इसमें मान लीजिए कि कोई विधि एक देश का संघीय ढांचा होता है उसको मेंटेन करने के लिए रखा गया है। मान लीजिए कि इसमें नॉर्मली पहले आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद जितने भी राज्य हैं सब जगह से सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा। इसमें जनरली वो वैसे विषय होते हैं इसमें राज्यों का हित जुड़ा हो। इसमें क्या क्या आता है तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो भी अमेंडमेंट करना हो वो इसी के थ्रू होता है। उसके बाद आता है कंकरेंट लिस्ट हो गया, जो इलेक्ट्रल सिस्टम होता है प्रेसिडेंट का, स्टेट का जो टैक्स GST होता है, या फिर संशोधन प्रक्रिया में ही नया कोई नियम जोड़ना हो या फिर वर्तमान जो कोई नियम उसको हटाना हो तो इसी विधि द्वारा हटाया जाएगा। एक चीज़ को ध्यान देना होगा यहाँ पे कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है, टोटल के 2/3, जबकि संशोधन में उपस्थित का 2/3, संशोधन में उपस्थित का 2/3 और महाभियोग में कुल सदस्य का 2/3। मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय लिए गए उसके बाद संकरी प्रसाद विवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि संसद जो मूल अधिकार भाग 3 के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है। तो संकरी तो भाग 3, संकरी जो भाग 3 के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है। सज्जन सिंह विवाद इसमें सेम है, संकरी सिंह प्रसाद विवाद वाला सेम है सज्जन सिंह विवाद में भी। उसके बाद देखते हैं गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ 11 बेंच वाला दूसरा सबसे बड़ा था। संकरी में बोला कि मूल अधिकार के साथ साथ कहीं भी संशोधन हो सकता है, लेकिन गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट बोला कि संसद जो है वो मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता, संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है, गोलकनाथ में बोला। केशवनाथ में बोला कि गया कि इसमें 13 जज थे कि सबसे बड़ा संवैधानिक था कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा जो प्रभावित नहीं होना चाहिए। संशोधन संकरी में क्या हुआ, संशोधन कर सकता है, गोलकनाथ में वह नहीं कर सकता। इसमें कर सकता है लेकिन मूल ढांचा को प्रभावित नहीं करना है। इसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में 39वां संशोधन 1975 में यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM के चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इसको मूल ढांचा के अगेंस्ट बताकर इसको जो है रद्द कर दिया। उसमें PM इंदिरा गांधी थी। 39वां संशोधन 1975 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM के चुनाव में जो न्यायालय भाग नहीं लेगा। 39, 3 लोगों में 3 9, तो 3 लोगों में 9, 3 लोगों में 9 न्यायालय नहीं आएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM में तो 39वां संशोधन 1975 में हुआ था। और मिनर्वा मिल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति जो है लिमिटेड है। 42वां अमेंडमेंट लाया गया 1975 में, इमरजेंसी भी इसी के दुरुपयोग करके लाया गया था। संसद को संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है, बोला गया कि संसद को संशोधन का असीमित शक्ति प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है मिनर्वा मिल का हवाला देकर इसको रद्द कर दिया गया। मिनर्वा मिल का हवाला देकर रद्द किया गया। किसी भी संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज होने चाहिए, कम से कम 5 जज होंगे तभी जाकर संवैधानिक पीठ बनता है। सबसे ज़्यादा जज केशवानंद में 13 थे और गोलकनाथ में 11 थे।